नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। मुद्रा योजना को 1 दशक हुआ पूरा, छोटे उद्यमों को दिया जाता है लोन। प्रधानमंत्री मोदी ने योजना को बताया एक क्रांति। आरएन रवि मामले में सुप्रीम कोर्ट का आया फैसला। राज्यपाल के पास आए विधेयकों के लिए निर्धारित की टाइमलाइन। राज्यपाल के पद की गरिमा का किया जिक्र। और ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू की 6ठी रिपोर्ट जारी। एम्बर थिंक टैंक जारी करता है रिपोर्ट। पवन और सौर ऊर्जा के जरिए इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन में तीसरे नंबर पर भारत। आइए शुरू करें। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को आज 10 साल पूरे हुए हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा योजना के लाभार्थियों को अपने रेजिडेंस पर इनवाइट किया था। इस मौके पर उन्होंने मुद्रा योजना को हर सरकार के लिए आई ओपनर बताया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था। यह सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है। इसका मकसद छोटे उद्यम और माइक्रो एंटरप्राइजेज को फंड मुहैया कराना है। इस योजना के जरिए कोलेटरल यानी गारंटी की जरूरत को खत्म करके लोन को बहुत आसान बनाया गया है। अप्रैल 2015 में योजना की लॉन्चिंग के बाद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 52 करोड़ लोन्स मुहैया कराए गए। इन लोन्स का अमाउंट 32.61 लाख करोड़ के करीब है। इस योजना ने ग्रास रूट लेवल पर एंटरप्रेन्योरशिप को विकसित करने की नींव रखी है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 20 लाख रुपए तक के लोन बगैर गारंटी के दिए जाते हैं। इसके लिए योजना के भीतर कुछ कैटेगरीज डिसाइड की गई हैं। इन कैटेगरीज में शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस शामिल हैं। शिशु के तहत 50,000 रुपए तक के लोन मुहैया कराए जाते हैं। किशोर के तहत 50,000 रुपए से ज्यादा से लेकर 5 लाख रुपए तक के लोन मुहैया कराए जाते हैं। वहीं तरुण के तहत 5 लाख रुपए से ऊपर और 10 लाख रुपए तक के लोन मुहैया कराए जाते हैं। योजना जब लॉन्च की गई थी तब ये 3 ही कैटेगरी थी। साल 2024 में इस योजना के तहत मिलने वाले लोन की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। इसी के साथ योजना में एक नई कैटेगरी तरुण प्लस जोड़ी गई, जिसमें 10 लाख रुपए से ज्यादा और 20 लाख रुपए तक के लोन्स को कवर किया जाता है। इन लोन्स को कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के जरिए मुहैया कराया जाता है। और इस योजना को सही ढंग से लागू कराने के लिए वित्त मंत्री ने 2016 के बजट में मुद्रा यानी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड का प्रावधान किया था। यह संस्था एक रीफाइनेंसिंग एजेंसी के तौर पर काम कर रही है और यह संस्था बैंक्स, एनबीएफसीज, एमएफआईज को फाइनेंस करती है, जिससे ये मुद्रा योजना के तहत लोन मुहैया करा सके। सुप्रीम कोर्ट ने आज तमिलनाडु के गवर्नर आरएन रवि मामले में एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। दरअसल मामला ये था कि तमिलनाडु के गवर्नर आरएन रवि ने तमिलनाडु राज्य विधानमंडल के कई विधेयकों पर चुप्पी साध रखी थी। वे न तो इन विधेयकों पर अपनी सहमति दे रहे थे और न ही उन्होंने विधानमंडल को विधेयक वापस लौटाए थे। जब कोर्ट ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने बताया था कि ये विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए विदहोल्ड किए गए थे। इस पूरे मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि आरएन रवि द्वारा विधेयकों को विदहोल्ड करना पूरी तरह से इलीगल एक्शन है। कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत फैसला लेते हुए 10 विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त घोषित किया। कोर्ट ने गवर्नर की भूमिका को परिभाषित करते हुए कहा कि कॉन्फ्लिक्ट या विवाद के समय में गवर्नर को आम सहमति बनाकर मुद्दों को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। गवर्नर का काम अपने विवेक से राज्य मशीनरी को सुचारू रूप से चलाने का होना चाहिए, न कि अवरोधक बनने का। उन्हें अपने सभी एक्शंस इस बात को ध्यान में रखते हुए लेने चाहिए कि वे किस संवैधानिक पद पर हैं। गवर्नर अपनी शपथ में संविधान और कानून के शासन की रक्षा, संरक्षण और बचाव करना तथा राज्य के लोगों की सेवा और कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने का वचन लेते हैं। उन्हें अपने एक्शंस में अपनी शपथ के इन शब्दों का ख्याल करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि राज्य की जनता ही विधायकों को राज्य विधानमंडल में चुनकर भेजती है। राज्य विधानमंडल द्वारा लिए गए निर्णय एक तरह से जनता की मर्जी को ही दिखाते हैं। राज्यपाल अपनी शपथ में राज्य के लोगों के कल्याण का जिक्र करते हैं। राज्य विधानमंडलों की कार्रवाई में अवरोधक बनना शपथ के प्रावधानों का उल्लंघन है। साथ ही कोर्ट ने अनुच्छेद 200 के तहत विधेयकों को राज्यपाल द्वारा रोकने की टाइमलाइन भी निर्धारित की। आप एक बार अनुच्छेद 200 के प्रावधानों को समझ लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 200 के मुताबिक जब साधारण विधेयक को गवर्नर की मंजूरी के लिए उनके सामने लाया जाता है तो गवर्नर के पास 4 रास्ते होते हैं। एक तो वे विधेयक को मंजूरी दे सकते हैं जिससे विधेयक कानून बन जाए। दूसरा रास्ता है कि विधेयक को रोक लिया जाए और उस पर साइन न किए जाएं। इस तरह विधेयक कानून नहीं बन पाएगा। तीसरा रास्ता है विधेयक को रिकंसिडरेशन के लिए सदन या 2 सदनों के केस में सदनों को वापस भेज दिया जाए। इस मामले में अगर बिल को संशोधनों के साथ या बगैर संशोधन के वापस गवर्नर के पास लाया जाता है तो उन्हें मंजूरी देनी होती है। और एक चौथा रास्ता है कि विधेयक को राष्ट्रपति के कंसिडरेशन के लिए रोक लिया जाए।
कोर्ट ने अनुच्छेद 200 की डिटेल्ड व्याख्या की है। कोर्ट के मुताबिक अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास कोई विवेकाधिकार नहीं है। उसे अनिवार्यतः राज्य मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना होता है। इस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के पास पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने इस मामले में टाइमलाइन निर्धारित करते हुए कहा है कि यदि गवर्नर विधेयक पर अपनी सहमति रोक रहे हैं तो उसकी समय सीमा 1 महीने की होगी। इसके बाद गवर्नर को डिसीजन लेना ही होगा। दूसरे मामले में अगर गवर्नर ने मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना विधेयक पर सहमति को रोका है तो इसके लिए समय सीमा 3 महीने की होगी। वहीं अगर विधेयक को रिकंसिडरेशन के बाद विधानसभा द्वारा वापस भेजा गया है तो उस पर निर्णय लेने की समय सीमा 1 माह निर्धारित की गई है। अगर आप आईएएस की तैयारी करते हैं तो आपके पास है एक सुनहरा मौका। आईएएस की संपूर्ण तैयारी को ध्यान में रखकर स्टडी IQ लेकर आया है नया फाउंडेशन कोर्स, जिसमें आपको कराई जाएगी प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी। फाउंडेशन कोर्स में आपको 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, डेली करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, सीसेट की क्लासेस, प्रीलिम्स और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो मिलता ही है। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलती है प्रीलिम्स पास करने पर पूरी फीस वापस की गारंटी। इसके अलावा टेस्ट में टॉप करने पर आपको हर महीने मिलेगा 11,000 रुपीज जीतने का मौका। तो तुरंत कीजिए अमृत लाइव कोड का यूज और जुड़िए सबसे कम प्राइस में हमारे बैच के गोल्ड, प्लैटिनम और डायमंड प्लान के साथ। अगर फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर दीजिए या फिर amrit@studiiq.com पर मुझे मेल कर दीजिए। हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मौत की सजा पर एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में पिछले साल मौत की सजा पाने वाले लोगों की संख्या पिछले लगभग 1 दशक में सबसे ज्यादा थी। इसमें सबसे ज्यादा संख्या ईरान, इराक और सऊदी अरब में दर्ज की गई। मौत की सजा देने के मामलों में इन देशों का 91% योगदान है। 2024 में 1518 लोगों को मौत की सजा दी गई। 2015 में यह आंकड़ा 1634 था। 2024 में मौत की सजा के मामलों में 2023 की तुलना में 32% की वृद्धि दर्ज की गई है। इन आंकड़ों में चीन, उत्तर कोरिया और वियतनाम शामिल नहीं है। चीन मौत की सजा देने के मामले में दुनिया में सबसे आगे है, लेकिन इसके आंकड़े जारी नहीं किए जाते। एमनेस्टी की रिपोर्ट के मुताबिक मृत्यु दंड के लिए आज की दुनिया में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के देश मौत की सजा को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। राजनीतिक विरोधियों, विरोध जताने वालों, प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए मौत की सजा दे रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 145 देश ऐसे हैं जिन्होंने मृत्यु दंड को इलीगल घोषित किया है या इसका यूज नहीं करते। भारत में मृत्यु दंड लीगल है। भारत में गंभीर अपराध के लिए मृत्यु दंड दिया जाता है। भारतीय कानूनी व्यवस्था में मृत्यु दंड सबसे गंभीर अपराध और जघन्य अपराधों के लिए दिया जाता है, जो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की कैटेगरी में आते हैं। आपको बता दें कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक NGO है जो कि वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों के लिए काम करता है। वैश्विक स्तर पर एक एनर्जी थिंक टैंक है एम्बर। ये थिंक टैंक एक सालाना रिपोर्ट जारी करता है, नाम है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू। हाल ही में ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू की 6वीं रिपोर्ट जारी हुई है और इसमें साल 2024 के आंकड़ों पर आधारित डेटा दिया गया है। रिपोर्ट में भारत के लिए एक अच्छी खबर है। खबर के मुताबिक भारत पवन और सौर ऊर्जा के जरिए इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन में 3रे नंबर पर पहुंच गया है। भारत ने जर्मनी को पीछे करके 3रे पायदान पर जगह बनाई है। रिपोर्ट के मुताबिक बीते साल वैश्विक स्तर पर पवन और सौर ऊर्जा के जरिए 15% इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया गया। यह रिपोर्ट बताती है कि नवीकरणीय और नाभिकीय शक्ति के जरिए दुनिया में 40.9% इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया गया है। 1940 के बाद पहली बार यह आंकड़ा 40% का मार्क क्रॉस कर पाया है। भारत में इलेक्ट्रिसिटी के उत्पादन में स्वच्छ साधनों की हिस्सेदारी 22% की रही। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी हाइड्रो पावर यानी जल विद्युत की लगभग 8% रही। वहीं पवन और सौर ऊर्जा ने कुल हिस्सेदारी 10% के करीब रखी। इसमें सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 7% के करीब है। सौर ऊर्जा में भारत ने बहुत तेजी से ग्रोथ की है। यूएन द्वारा भारत को सोलर सुपर पावर कहा जा रहा है। देखिए, भारत ने UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत कुछ NDCs यानी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस निर्धारित किए हैं। इनमें पहला है, भारत 2030 तक अपनी जीवाश्म रहित ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा है, भारत 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा जरूरतें रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा लक्ष्य है, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 अरब टन की कमी करेगा। चौथा लक्ष्य है, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। वहीं 5वें में भारत ने 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। NDCs से मतलब क्या है? NDCs से मतलब है किसी देश के ऐसे लक्ष्यों से जो कि वैश्विक तापन और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए देश खुद के लिए निर्धारित करते हैं। सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में दर्ज कराई गई ये प्रगति भारत के NDCs को पूरा करने में मदद करेगी।
आइए देखते हैं आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है डिजिटल डिवाइड। इसके लिए हिंदी शब्द है डिजिटल अंतराल। मतलब क्या है? मतलब है दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास डिजिटल साधनों जैसे फोन, लैपटॉप, टैबलेट की पहुंच है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन तक डिजिटल साधनों की पहुंच नहीं है। इनमें भी दो कैटेगरीज हैं। एक वर्ग ऐसा है जिनके पास बेसिक फोन तक नहीं है, वहीं एक वर्ग ऐसा भी है जिसके पास स्मार्टफोन तो है लेकिन वो उसका यूज केवल बात करने के लिए, कॉल करने के लिए कर पा रहे हैं। डिजिटल डिवाइड की ये खाई दुनिया में एक बड़ी असमानता पैदा कर रही है। तकनीक का विकास लगातार हो रहा है, सरकार ऐसी योजनाएं ला रही है जिनमें लोगों का डिजिटल साधनों के प्रति सहज होना जरूरी है। डिजिटल साधनों का प्रयोग कर पाने की असमर्थता के चलते लोग वापस से मिडिलमैन पर डिपेंड हो रहे हैं। आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। भारतीय वैज्ञानिकों ने कैंसर के इलाज के लिए एक नई तकनीक विकसित की है जिसमें कोबाल्ट क्रोमाइट के मैग्नेटिक नैनो पार्टिकल्स तैयार किए गए हैं। इन्हें एक खास तरीके से शरीर में कैंसर वाली जगह पर पहुंचाकर मैग्नेटिक फील्ड से गर्म किया जाता है। इससे कैंसर सेल का तापमान लगभग 46 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, जिससे सेल्स मरने लगती हैं। इस तकनीक को मैग्नेटिक हाइपरथर्मिया कहा जाता है और यह तरीका कीमोथेरेपी और रेडिएशन से कम नुकसानदायक है। इसमें बाल झड़ना, थकान और संक्रमण जैसे साइड इफेक्ट नहीं होते। इसके अलावा ये नैनो पार्टिकल्स शरीर के अंदर जाकर सिर्फ कैंसर वाली जगह पर ही काम करते हैं। यह तकनीक सस्ती और असरदार इलाज का विकल्प बन सकती है। विमेन एंड मेन इन इंडिया 2024 रिपोर्ट जारी की गई, जिसके अनुसार भारत में महिलाओं की स्थिति में कई सुधार हुए हैं। अगर कुछ आंकड़ों पर गौर करें तो स्कूलों में छात्राओं का एनरोलमेंट छात्रों से अधिक रहा है। 15 साल से ऊपर की महिलाओं की कामकाजी भागीदारी 49.8% से बढ़कर 60.1% हो गई। कुल बैंक खातों में महिलाओं की हिस्सेदारी 39.2% है, जबकि गांवों में 42.2% खाते महिलाओं के नाम हैं। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में महिलाओं के डीमैट अकाउंट 3 साल में 4 गुना बढ़े हैं। महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे स्टार्टअप भी तेजी से बढ़े हैं। महिला वोटरों की भागीदारी भी लगभग पुरुषों के बराबर हो गई है, लेकिन अब भी महिलाएं कम वेतन वाले क्षेत्रों में ही सीमित हैं। शेयर बाजार को लेकर बेयर मार्केट टर्म चर्चा में बना हुआ है। दरअसल जब कोई शेयर बाजार अपने हाल के ऊपरी स्तर से 20% या उससे ज्यादा गिरता है तो उसे बेयर मार्केट कहते हैं। इसका मतलब है कि निवेशक घबराए हुए हैं और आर्थिक मंदी का कयास लगा रहे हैं। इसके कारण कमजोर अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, व्यापार में गिरावट या अचानक फैसले जैसे टैरिफ या युद्ध हो सकते हैं। इस समय शेयरों की कीमत तेजी से गिरती है। लोग डर के कारण अपने पैसे सुरक्षित जगहों जैसे कि बॉन्ड्स में लगाते हैं और कंपनियां निवेश रोक देती हैं। नौकरी में कटौती और सरकार के टैक्स से होने वाली कमाई भी घटने लगती है। इससे बाजार और भी अस्थिर हो जाता है। इससे निपटने के लिए सरकार खर्च बढ़ा सकती है और बैंक ब्याज दरें कम कर सकती हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए अप्रैल 2025 के अंत में बायोमास सैटेलाइट मिशन लॉन्च करने वाली है। यह ईएसए का 7वां अर्थ एक्सप्लोरर मिशन है। इसका मकसद दुनिया भर के जंगलों का नक्शा बनाना और उनमें मौजूद कार्बन की मात्रा को मापना है। यह जंगलों की सेहत और जलवायु परिवर्तन में उनकी भूमिका को समझने में मदद करेगा। इसे दक्षिण अमेरिका में फ्रेंच गुयाना से वेगा सी रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। इसमें खास पी बैंड रडार तकनीक लगी है जो जमीन और पेड़ों की गहराई तक जाकर 3D तस्वीरें बनाएगी। इसका 12 मीटर का बड़ा एंटीना जंगल की सतह और नीचे के हिस्सों को भी स्कैन करेगा। कुल मिलाकर यह मिशन कार्बन एमिशन की निगरानी करेगा और जलवायु परिवर्तन को बेहतर समझने में मदद करेगा। यह धरती के बर्फीले इलाकों और ऊंचाई में बदलाव को भी मापेगा। आईआईटी कानपुर के एक भौतिक विज्ञानी ने मिरर के पीछे का विज्ञान इलेक्ट्रॉन और क्वांटम सिद्धांत से समझाया। दरअसल मिरर एक चिकनी सतह होती है जो अधिकतर रोशनी को वापस लौटाती है और साफ तस्वीर बनाती है। यह स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन पर काम करता है, जहां रोशनी उसी कोण पर लौटती है जिस पर गिरती है। मिरर में आगे पारदर्शी कांच और पीछे पतली धातु की परत जैसे चांदी या एल्यूमिनियम होता है। कांच रोशनी को धातु तक पहुंचने देता है। धातु में इलेक्ट्रॉन रोशनी को एक समान दिशा में लौटाते हैं, जिससे साफ वर्चुअल इमेज बनती है। यानी मिरर केवल सामने की चीजें दिखाता है, यह पीछे की कोई जानकारी नहीं देता और इसमें चीजों की असली गहराई समझ नहीं आती, इसलिए सब कुछ बराबर दूरी पर लगता है। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल, खबरों में रहा बेयर मार्केट पद संबंधित है। शेयर मार्केट में गिरावट, शेयर मार्केट में तेजी, रुपए में डॉलर के मुकाबले तेजी या फिर रुपए में डॉलर के मुकाबले कमी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना को 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया। योजना के तहत लोन देने के लिए गारंटी जरूरी है। यह योजना केवल महिला व्यापारियों तक सीमित है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों पर विचार करना है। केवल एक और दो, केवल 2 और 3 या फिर केवल 1 और 3। आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने कौन से सवाल पूछे, उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, पाकिस्तान में गिलगित बाल्टिस्तान के किसानों ने आइस स्तूप तकनीक अपनाई है। इसका मकसद है पानी की कमी से निपटने के लिए, फसलों की उपज बढ़ाने के लिए, कीट हमला रोकने के लिए या फिर मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए।
सही जवाब है पानी की कमी से निपटने के लिए, विकल्प ए। अगला प्रश्न था, तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहां किया गया था? राजगृह, कश्मीर, पाटलिपुत्र या फिर वैशाली? सही जवाब है विकल्प सी यानी पाटलिपुत्र। उम्मीद है आज की बुलेटिन आपको पसंद आई होगी। आपको बुलेटिन कैसा लगा ये जरूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आज फिलहाल इतना ही, कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। इस बुलेटिन को शेयर भी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी पीडीएफ रोजाना मिलती है। नमस्कार।